नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। आइए मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जो नारी उत्थान के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है और महिलाओं के लिए एक आशा की किरण है। हम बात कर रहे हैं मानव संसाधन संस्कृति विकास परिषद अंबिकापुर के इस संस्था के संचालक मीरा शुक्ला का, जिन्होंने अपनी मेहनत से और अपने लगन से समाज में एक अलग पहचान बनाया है और यह जानी मानी समाज सेविका है। पत्रकारिता जगत से अपने काम की शुरुआत करने वाली मीरा शुक्ला आज समाज की और पीड़ित महिलाओं की आशा की किरण है। आपको बता दें, मीरा शुक्ला का एक नाम और भी है, मीरा माँ, जिन्होंने अपने सानिध्य में अनगिनत महिलाओं को अब तक सशक्त किया है और न जाने कितनी बेटियों को उनके घर वापसी में मदद की है और अभी भी उनका यह प्रयास निरंतर जारी है महिलाओं को सशक्त करने में। नमस्कार, मैं हूं मनीषा और खबरी चौक के खबर में जो महिला सशक्तिकरण और महिला दिवस के लिए हम एक प्रसारण जो चला रहे हैं, उसमें आज हम बात करेंगे वरिष्ठ समाज सेविका मीरा शुक्ला जी से। इन्होंने सामाजिक कार्य बहुत ही काफ़ी समय से कर रही हैं और अभी जिस स्तर पे ये काम कर रही हैं उस स्तर पे महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा और उनके सीखने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत किया हुआ है और अभी भी ये तत्पर कार्य कर ही रही हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि महिलाओं के लिए आखिर किस तरह से लड़ पाती हैं, किस तरह से कार्य कर पाती हैं और किस तरह से उनके लिए स्टैंड ले पाती हैं। तो मैडम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को। महिला खुद ही सशक्त है। महिला को सशक्त करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो ये भूल जाती है कि मुझे करना क्या है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए, वो एक कांच के समान महिला होती है, उसके कांच में एक धूल की परत जम जाती है और हम एक कपड़े से उसकी धूल को हटाने का काम करते हैं। उसको याद दिलाते हैं, तुम महिला हो, तुम्हारे में ये शक्ति है, तुम ये काम कर सकती हो, इसको ठानो। कई बार ऐसा आता है समय जब हमारे यहाँ की महिलाएं बोलती हैं कि मैडम हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, हम अकेले फील्ड नहीं जा पाएंगे, हमें डर लगता है। हम लोग का काम है सशक्तिकरण की दिशा में, नहीं आप जाओ, जाके इस काम को करो। और मैडम बिगड़ जाएगा तो फिर डांट पड़ेगी, नहीं बिगड़ेगा। कहीं ना कहीं हम हानि सहने को भी तैयार रहते हैं, पर आप इस काम को करो। तो जब वो महिला उस काम को करती है और उससे एक बार दो बार गलतियां होंगी, चौथी बार वो गलती शायद नहीं करेगी, मेरे ख्याल से, मेरे विचार से वो सशक्तिकरण है। जब वो खुद अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और अपना डिसीजन मेकिंग पावर उसमें होना चाहिए, खुद से करे। रही बात महिलाओं की कि महिलाएं कितनी हमारे यहाँ आई और कितनी गई। हमारे यहाँ मैं 1993 से सामाजिक संस्था का संचालन कर रही हूँ और 1993 से आज तक गिनती नहीं है कितनी महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हुई। जब महिलाएं हमारे पास आती थी, बहुत सारी महिलाएं ऐसी, जब उन्होंने साक्षरता में अपना अंगूठा लगाया था, उसके बाद जब हमारे पास आई और जब यहाँ से वापस गई तो वो ग्रेजुएशन कर चुकी थी। एक लड़की थी जिसके पिताजी ने ही उसके साथ में गलत दृष्टि रखी थी और वो लड़की रायपुर से अंबिकापुर आई थी। अंबिकापुर में आकर उसने 12th किया, ग्रेजुएशन किया और आज अपने पैरों पे खड़ी है। उसकी बहन को भी हमने उसको रखा, यहाँ पढ़ाया। उसकी माँ कहीं 4 लोग के घर बर्तन मांजती थी। उसने बोला कि मैं अपनी बच्ची को नहीं पढ़ा सकती हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा सकती हूँ, पर बच्ची गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ना चाह रही है। ठीक है, तो बच्ची से हमने पूछा, बेटा तुम्हारा क्या मन है? तो उसने बताया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। उसको हमने यहाँ पर अंबिकापुर में रख के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया, पर उसके को साइकिल चलाना भी नहीं आता था। उसको साइकिल से नहीं बल्कि बस की फ़ीस दे के पढ़ाया। इस तरह से अनगिनत बच्चियों को पढ़ा लिखा के आज अपने पैरों पे हम और हमारी पूरी टीम ने सशक्त किया, तैयार किया। आपने बहुत सारे पीड़ित महिलाओं को शरण भी दिया है, बहुत सारे इनको आगे बढ़ाने में, इनके घर वापसी में। जैसे बहुत सारी महिलाएं अपने परिवार से लड़ झगड़ करके वापस आ जाती हैं, फिर उनको समझाइश दे करके, काउंसलिंग करके भेजते हैं। तो परिवार से जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो कैसे फेस करती हैं? देखिए, जब आज
का ज़माना थोड़ा सा अलग हो गया है। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले कुछ और बातें थी। अब मोबाइल का ज़माना है, लोग मोबाइल में देखकर अपने आप को उस जगह पर रखते हैं। हमारे पास एक कल महिला आई थी, उसने उसके पति ने उससे थोड़ा सा तू-तू मैं हो गई, थोड़ा कहा-सुनी हो गई। उस महिला चाकू से मिर्च काट रही थी पोहा बनाने के लिए, उसी चाकू से उसने अपने पति पे वार कर दिया और उसका ये वाला हाथ पूरा यहाँ से कम 8 इंच 9 इंच गहरा घाव हो गया, कट गया। उसका पति ही आया, देखिए। तो हमने उस महिला पारिवारिक समस्या को दूर करने के लिए उस महिला से बात किया, पूछा बेटा ऐसा क्यों किया? तो उसने बताया कि घरेलू छोटी-छोटी बातों पे झगड़ा हो गया और मेरे हाथ में चाकू थी, मैंने मार दिया। कल भी एक महिला आई, उसने बताया कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती। क्यों? आप क्या करती हो? मैं नर्स की ट्रेनिंग कर चुकी हूँ, मैं नर्सिंग। तो फिर मैंने उससे को पूछा कि आप कहीं जॉब क्यों नहीं कर लेते हो? किसी भी हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हो। तो उसने बताया कि मतलब ये देखिए सशक्तिकरण, कि मेरे एक छोटा-सा बच्चा है और इस छोटे से बच्चे को भी 8 महीने का बच्चा छोड़ के मैं कैसे जॉब कर सकती हूँ? मेरे को इसको पाल-पोस के बड़ा करना है। और उसकी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम थी, उसको ऑपरेशन कराना था। और मेरे पति मेरा ऑपरेशन नहीं करा रहे हैं, इस कारण से मैं इनको छोड़ना चाहती हूँ। पति से जब पूछा कि ऐसा क्यों? तो उसने बताया कि मुझे 15,000 तनख्वाह मिलती है, तो मैं इसका ऑपरेशन कैसे करा दूँ? 30,000 लगेगा। हमने उसकी मदद की कि आप हमारे पास आइए, हम आपको जिला अस्पताल ले चलेंगे। वहाँ पर जो भी खर्च आएगा, दवाई का या कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च आएगा, डॉक्टर्स परिचित हैं और आपका ऑपरेशन हो जाएगा। तो उसने बोला नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में अच्छा इलाज नहीं होता। हमने उसको ये इसी तरह की समस्याएं छोटी-छोटी होती जिनको हम लोग दूर करते हैं, उसकी काउंसलिंग की, उसको समझाया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट से भी ज़्यादा अच्छा होता है, वहाँ इलाज ज़्यादा अच्छा होता है, आप आइए। उसने बोला कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम दवा भी खरीद पाएंगे, दवा भी आपको वहाँ से मिलेगी। उसके अलावा भी जो कुछ बहुत इमरजेंसी होगी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ ऑपरेशन में भी, क्योंकि वो शायद रीवा साइड की रहने वाली, यहाँ कोई नहीं था। तो इस प्रकार से कई महिलाओं को, जो महिलाएं हमारे पास आती हैं, बहुत सारी महिलाएं बिन ब्याही माँ बन गई हैं और उनके 2-2 बच्चे हैं। उन बच्चों को सही जगह पे रखना, उनको पढ़ाना लिखाना, उन महिलाओं का विवाह कराना, उनको आगे अच्छी शिक्षा देना, उनको उनके पैरों पे खड़ा करना, ये सारा काम हम लोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले होते होंगे जिसमें अगर महिला आ जाए तो उनके घर वाले बोलते होंगे कि आप हमारे मामले में क्यों पड़ रही हैं? तो ऐसे भी मामले कुछ आते हैं, फिर उसको कैसे बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं कि जब हम उनकी लड़ाई को काउंसलिंग के माध्यम से सुलझाते हैं, दोनों पति-पत्नी को, तो लड़की के मायके पक्ष वाले आ जाते हैं कि मैडम आप इसको छोड़ दीजिए। बहुत बार तो हमारे पर प्रेशर आता है, कई प्रकार का प्रेशर आता है कि आप इसके साइड मत बोलिए। अभी एक इंदौर का केस आया था, उसमें पत्नी के सिर्फ 2 महीने शादी हुए थे और पत्नी अपने पति को छोड़कर बिना बताए इंदौर से यहाँ अंबिकापुर वापस आ गई थी। तो वो इंदौर वाले सारे लोग हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि मैडम आप इसका साथ मत दीजिए। मतलब कुल मिला के दबाव आता है। पर मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में 28 साल हो गया, 27-28 साल मुझे समाज सेवा करते हुए, निष्पक्ष काम मैंने किया है। आगे भी निष्पक्ष ही काम करूँगी, चाहे वो कुछ मुझे उसमें कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। जो सच होता है मैं उसका साथ देती हूँ, उसके साथ खड़ी होती हूँ। आपने विवाह का भी वो किया है कि आपके यहाँ से जो लड़कियाँ निकली हैं उनका विवाह भी करवाया आपने? तब तक कितना विवाह करवाया? अभी तक 28 हो चुका है, 29वां कन्यादान अभी इसी महीने हमने करवाया है। जी। और महिलाओं के लिए महिला दिवस, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या बोलना चाहेंगे? महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाएं सशक्त तो हैं, पर एक बात हमारी दीदी ने मुझे बोला कल, मतलब मेरे दिमाग में डाला, हम बात कर रहे थे, तब से मेरे दिमाग में ये चीज़ इतनी ज़्यादा चल रही है जिसको मैं आज शेयर करना चाहती हूँ कि महिला अपने लिए कभी भी स्वतंत्र होकर नहीं जी पाती है। जब वो जवान होती है तो उसको लगता है, मतलब जब इस घर में रहती है, स्कूल जाती है तो उसको लगता है मेरे भाई, मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए मैं अच्छा से अच्छा खाना बना दूँ, इनको अच्छा खिला दूँ, इनको ज़्यादा पढ़ा दूँ, इनको अच्छे कपड़े पहना दूँ। फिर जब वो जवान होती है तो उसको लगता है मेरा भाई ये कर रहा है, ये काम कर रहा है, वो खाना खा ले, फिर जो बचेगा उसको मैं खा लूँगी। जब उसकी शादी होती है फिर उसको लगता है कि अब मेरा पति ड्यूटी करने जा रहा है या मैं भी ड्यूटी कर रही हूँ, तो मैं अपने पति को अच्छे से अच्छा खाना बना के दे दूँ, खूब अच्छा खाना खिला दूँ, उसको जो पसंद है वो कर दूँ, और अपने लिए कुछ नहीं, जो बचा खा लिया, नहीं बचा तो भी
थोड़ा बहुत मतलब अपनी इच्छाओं को मारती जाती, बचपन से लेके आखिर तक। फिर जब वो वृद्धावस्था में आने लगती है, जब उसकी बहू या उसकी बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं, तब उसको लगता है कि मैं अपनी बहू को खिला दूँ, अपने बेटी को खिला दूँ, उसको ज़्यादा अच्छा कर दूँ, कहीं मेरी बहू को बुरा ना लग जाए, मेरी बेटी को बुरा नहीं लग जाए, तो वो अपने लिए कब जी। और फिर वही बहू या वही बेटी जब अपने घर जाती हैं या जब अपनी उसमें आती हैं, तो उनको कहीं न कहीं, मैं ये 100% नहीं बोल रही हूँ, मतलब कुछ घरों में ऐसा होता है कि सास को उतना तूल ना देना, उनको जो बचा दे देना, ये खा लो और अपना अच्छा-अच्छा चीज़ को अपना अलग से रख लो, अलग से खा लो। ये सब चीज़ें मतलब ये सोच के लगता है कि जिस औरत ने अपना पूरा जीवन दाँव पे लगा दिया, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, आखिर वो अपने लिए कब जी? जब बूढ़ी हो जाती है, जब उसको लगता है कि मैं तीर्थ यात्रा कर लूँ, कहीं घूम लूँ, तो फिर नाती-पोता है, उनको सँभालना है, उनको देखना है। तो औरत एक अपने लिए स्वतंत्र होके नहीं जी पाती कभी भी। औरत को स्वतंत्र होकर जीने की ज़रूरत है, जी हाँ, औरत को अपने लिए जीने की ज़रूरत है। औरत जो कहते हैं कि एक देवी का स्वरूप है, किसी भी भगवान के आगे ये नहीं लिखा जाता है कि दुर्गा माता या गौरी, मतलब गौरी शंकर, है ना? शंकर पा तो जो महिला का नाम आगे आता है, वो शायद इसीलिए क्योंकि वो महान होती है। वो अपने लिए नहीं जीती है, दूसरों के लिए जीती है, और जीना भी वही है जो दूसरों के लिए जिए, अपने लिए क्या जीना। जी। आपने सुना कि मैडम ने बताया कि महिलाओं को अपने लिए भी जीना चाहिए। वो हमेशा हर उम्र में अपने परिवार के लिए जीती हैं, लेकिन उनको अपने लिए जीना बहुत ज़रूरी है। तो सशक्त रहिए और आप आगे बढ़ते रहिए।